नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें, एनजीटी कोर्ट के आदेशों के बाद देहरादून की रिस्पना के किनारे बसे घरों को तोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू होनी है, जिसके लिए विभागों की कार्य योजना भी पूरी हो गई है। देहरादून नगर निगम ने रिस्पना नदी के दोनों किनारों पर बसे करीब 27 बस्तियों के लोगों को नोटिस पूर्व में जारी किए थे। नोटिस के अनुसार साल 2016 के बाद बने मकानों को तोड़ना, जिसमें निगम ने सभी बस्तियों में रहने वाले लोगों से उनके दस्तावेजों की भी जांच की है, जिनमें से 27 बस्तियों में 525 मकान ऐसे थे जो साल 2016 के बाद बने हैं, जिनको तोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। वहीं इन बस्तियों में रहने वाले लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये बस्ती उजाड़नी थी तो दे क्यों रहे थे बस्ती? पहले नहीं पता है लीगल जगह है, क्यों दे रहे थे लोगों को बसने के लिए? आज ये खड़ी कर दी तो ये अगली जगह में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हम लोग? जब हमारे पास बिजली का बिल है, बोर्ड लिस्ट है, सब लिस्ट हम कहाँ से आए? क्या हम ऐसे आके बढ़ गए यहाँ सरकार दी थी? सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे साथ में ऐसा ही करना था तो पहले यहाँ पे रोड, पानी, लाइट, हमारे सारे कागज, वोटर आईडी हमारी यहाँ से क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर पहले ही झोपड़ियों में हमें टाइम काटना था और ऐसे उजाड़ना, तो हमें पहले ये सारे कागज क्यों बनवाए गए? अभी तक हमें बस कोई मूलभूत सुविधाएं नियमितीकरण का जो आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसके नाम पे हमें जो है आज दिन तक छला गया है, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ कोई सुविधा, मूलभूत सुविधाएं नहीं दी है। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, लोगों की समस्या काफी बड़ी है, लगातार लोगों की तरफ से समस्या अपनी बताई जा रही है प्रशासन को, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अभी क्या स्थिति है और क्या नजर आ रहा है भविष्य में, किस तरीके से समस्या हल होगी? बिल्कुल शीनम, देहरादून जो राजधानी है और बाकी दूसरे शहरों में भी, खासतौर देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल दो नदियां हैं। जब नदियां खासतौर पर उनमें पानी अब नहीं होता तो उस इलाके में बस्तियां बसी हैं और पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण है। साल 2016 से पहले भी यहाँ बस्तियां बसी और उसके बाद भी साल 2016 से पहले जो बस्तियां बसी उसको लेकर सरकार 2 बार यहाँ पर अध्यादेश ला चुकी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको हटाया जाए, लेकिन सरकार ने उनको बचाने के लिए यहाँ पर अध्यादेश लाई कि ये बस्तियां यहाँ पर रहेंगी। अब जिस ऑर्डर के खिलाफ इस वक्त विरोध हो रहा है वो 2016 के बाद की बस्तियों को हटाने को लेकर है। ये बस्तियां खासतौर पर उन बस्तियों में बने वो मकान हैं जो खासतौर नदी में बने, जहां पर नदी को बहना था वहां पर ये मकान बने। इन 525 के आसपास ये मकान है, इनको हटाए जाने के लिए पूरी कार्रवाई है और एनजीटी का कहना है कि 30 जून तक ये अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी इसको लेकर भिड़े हुए हैं। खासतौर पर जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, राजपुर, रायपुर और मसूरी, ये तीनों जगह भी इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। तो और निकाय चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द उत्तराखंड में, अगले 2-3 महीनों के भीतर, तो उस वक्त भी जाहिर तौर पर मुद्दा बनेगा। लेकिन आज अगर एक्शन शुरू होता है और जिस तरीके से हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी तो जाहिर तौर पर विरोध भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि एनजीटी के ऑर्डर को फॉलो करना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइड में बसी हुई बस्तियां ना होकर बिल्कुल नदी को जहां बहना था वहां पर बनी हुई बस्तियां हैं। और देहरादून क्योंकि राजधानी है, बड़ा नंबर यहां पर इन बस्तियों में लोगों का है और ये खासतौर एक वोट बैंक भी है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पानी बिजली की सुविधाएं यहां पर है, वो वोट भी देते हैं, तो एक विरोध जरूर देखने को मिल सकता है। आज ये कार्रवाई शुरू होगी तकरीबन 11 बजे और उसके बाद किस तरीके से इसमें राजनीति शुरू होती है। मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी इसमें बीजेपी विधायकों की तरफ से कही गई। कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन भी किया, उनका भी कहना था कि मुख्यमंत्री आवास का गिराव किया जाएगा। तो क्या सरकार इंटरवीन करेगी? क्या एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ सरकार आगे बढ़ेगी? या एनजीटी का ऑर्डर अगर फॉलो होता है तो आज से एक्शन देखने को मिलेगा? शीनम, बिल्कुल दीपांकर, तो अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है भविष्य में। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी इस खबर को लेकर। और आगे बढ़ते हैं, चमोली की बात करते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस के जवान मौके पर तैनात होकर जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सड़क डबल लेन बनाने का काम जारी है। समय पर काम पूरा न होने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। गाड़ियों को एक सिस्टम के तहत छोड़ा जा रहा है। लगातार बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा बढ़ने लगी है। 2,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब की बात करें तो 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर भी माथा टेक चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, नितिन सेवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार जाम की समस्या देखी जा रही है।
कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और एक बड़ी वजह यह है कि पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं चारों धामों में दर्शन करने के लिए। किस तरह से प्रशासन कोशिश कर रहा है इस समस्या का हल करने का? जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो जोशीमठ से आगे मारवाड़ी पुल की तरफ लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये दायरा है और इसमें 2023 के आखिरी में महीनों में जो सड़क कटिंग का काम है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन बीच में काम बहुत धीमी गति से किया गया, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जाम की स्थिति जरूर पैदा हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर जाम को खुलवा रही है। एक सिस्टम के तहत वाहनों को छोड़ा जा रहा है, होमगार्ड के जवान भी वहां पे लगाए गए हैं, लेकिन जाम की वजह से जो यात्रियों को दर्शनों की देरी हो रही है उससे काफी परेशानियां यात्रियों को हो रही है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार यात्रा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी जरूर धरातल पर दिखाई देगी, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं। यात्रियों को कोई परेशानी न हो, ज्यादा देर तक जाम में न रहना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि जो सड़क डबल लाइन के जो काम है उनको तेजी से करने की आवश्यकता है। जैसे ही थोड़ी सी यात्रा डाउन होगी या थोड़ा कम होगी तो कहीं ना कहीं इन कामों को जल्दी करने की आवश्यकता है, क्योंकि चारों धाम की यात्रा हर वर्ष तेजी के साथ बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में धरातल पर जो काम होने हैं वो समय रहते करने बहुत आवश्यक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन सिंहवाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चारधाम यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए पुलिस ने भी अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। चारों धामों में यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पुलिस को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। देखिए, उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई यात्रा में जहां पुलिस ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है, वहीं पुलिस अब फर्जी रजिस्ट्रेशन और फर्जी हेली टिकट पर भी मुकदमा दर्ज कर रही है। वहीं इस साल की यात्रा में हेली सर्विस को लेकर ठगी के मामलों में बीते सालों की तुलना में कमी देखने को मिल रही है, जिसका बड़ा कारण फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामलों पर रोक लगाना भी है। आपको बता दें, फर्जी हेली सर्विस टिकट मामले में अभी तक 5 शिकायतों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करने वाले 45 ट्रैवलर्स पर भी पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, जिसमें केवल देहरादून में ही 27 मामले दर्ज हुए हैं। ये ट्रैवलर्स एजेंसी अधिक मुनाफे के चलते यात्रियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार कर रहे थे और हर श्रद्धालु से 5 से 10,000 रुपए का मुनाफा कमा रही थी। यात्रीगण अपनी जो उनकी टेंटेटिव या उनकी जो कंफर्टेबल डेट्स होती है वो अपने ट्रैवल एजेंट्स को बताते हैं कि हम इस समय या इस अवधि में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ फ्रॉड ट्रैवल एजेंट्स हैं वो जब देखते हैं कि इस अवधि में बुकिंग नहीं मिल रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा और आगे के महीने का मिल रहा है, जुलाई का मिल रहा है, अगस्त का मिल रहा, तो उसकी बुकिंग तो ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन जो उनको प्रिंट आउट देते हैं वो कहीं ना कहीं उसको फोर्स करके डेट चेंज कर देते हैं। वहीं सरकार के आदेशों पर पुलिस अब चारों धामों में मंदिर परिसर में मोबाइल का उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और अभी तक करीब 200 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा चुकी है। साथ ही पुलिस ने धामों में नशीले पदार्थ का उपयोग करने वाले 66 संदिग्धों पर केस किया है। जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग तिथि में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए। यात्रा शुरू हुए अभी 2 हफ्ते का ही समय गुजरा है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई लगातार बढ़ रही है वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फाटा में हुक्का पी रखे 3 युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको सबक सिखाया। आपको बता दें कि केदार यात्रा में आ रखे श्रद्धालुओं से पुलिस ने नशे से दूर रहने की अपील की और इसी के चलते ऑपरेशन मर्यादा भी चलाया, लेकिन इसके बावजूद फाटा हरियाणा के 3 युवक खुलेआम हुक्काबाजी करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने चालान की कार्रवाई करके दोबारा ऐसा न करने की हिदायत। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने चारों धामों में यात्रियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरबटपुर बस स्टैंड और कटा पत्थर बैरियर पर
यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों को टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से चेक किया तो पता चला कि कुछ यात्रियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिस पर ट्रैवल एजेंटों और फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए जांच की गई तो पुलिस ने हरिद्वार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देहरादून के बिल्डर सतेंद्र साहनी का आत्महत्या का मामला अब इंटरनेशनल हो चुका है। मामले में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को देहरादून कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। दरअसल साउथ अफ्रीका में जब जैकब जुमा की सरकार थी उस दौरान गुप्ता बंधुओं पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे, लेकिन देहरादून में अरेस्ट होने के बाद पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब साउथ अफ्रीका की पुलिस ने भी देहरादून पुलिस से संपर्क साधा है। वहीं गुप्ता बंधुओं के कई चाहने वाले लोग भी देहरादून में डेरा डाले हुए हैं और जेल में दोनों आरोपी बंधुओं को वीआईपी सुविधा मिले, इसकी भी कोशिशें की जा रही है। वहीं जेल प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों को सामान्य कैदियों की तरह से ही सुविधा दी जा रही है। गुप्ता बंधुओं को जेल का ही भोजन दिया जा रहा है, जिसमें दाल, रोटी और चावल शामिल है। रुड़की में प्रशासन की टीम ने ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की जहां पर नियम के खिलाफ काम किया जा रहा था, जहां पर 2 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। 4 अस्पतालों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं सीएमएस का कहना है कि अस्पतालों में भारी कमियां पाई गई, जिनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अल्मोड़ा के कोसी बैराज में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सिर्फ शहर के लोगों को पेयजल का पानी मिल पा रहा है और वोटिंग और हट बनाकर यहां पर वोटिंग के लिए हट बनाकर पर्यटन से जोड़ने की भी योजना सिर्फ कागजों में ही दम तोड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा में पर्यटन को पंख लगाने के लिए सिंचाई विभाग ने कोसी बैराज बनाया था ताकि आसपास के इलाकों में पानी के संकट को दूर किया जा सके और रोजगार के लिए बोटिंग, स्टे हार्ड और दूसरी एक्टिविटी हो सके। लेकिन बैराज बनने के 7 साल बाद भी पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई। पानी पी रहे हैं और इसमें 1.25 किलोमीटर की झील का भी इसमें निर्माण रखा गया था कि झील यहाँ पर बने और उसमें नौकाएं चले और कुछ हमारी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकें, जिससे कि ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो और यहाँ से पानी भी मिल सके। और इसमें लगभग हमने एक छोटा सा विद्युत का यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार को भेजा था, वो स्वीकृत हो गया था, लेकिन वो फिर धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पाया। 7 साल बाद भी कोसी बैराज में न झील बनी और न ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नया काम हो पाया है। 7 साल बाद भी कोसी बैराज में न झील बनी, न ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम हो पाए। वहीं सिंचाई विभाग फिर से एक योजना बनाकर शासन को भेजने की बात कर रहा है। कुछ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक ओपन जिम या झूले भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं, ताकि अगर किसी पर्यटन से या अन्य किसी मद से हमें जो कई सवाल खड़े करता है। अगर योजना धरातल पर उतर जाती तो पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने का मौका मिलता और रोजगार भी बढ़ता। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज। बीजेपी चुनाव में जीत के लिए नेताओं की टीम भी तैयार कर ली है। चारधाम यात्रा के बीच रुद्रप्रयाग शहर में पानी को लेकर स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यमुनोत्री धाम में यमुना में पैर फिसलने से एक महिला फिसल गई, लेकिन मौके पर मौजूद फायरकर्मी ने महिला का तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। केदारनाथ धाम में बीते 15 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और इस बार यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उत्तरकाशी के जानकी चट्टी में व्यापारी और मजदूरों ने संयुक्त रूप से यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने हरिद्वार में अपनी दिवंगत पत्नी की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। नैनीताल में आज चारों तरफ जाम ही जाम नजर आया। नैनीताल में आने वाली सभी सड़कों पर जाम से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। हरिद्वार में वीकेंड पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। दूर दराज से पहुंचे लोग जाम में फंस गए। उत्तरकाशी में मोरी की खेड़ा गांव के 5 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। कोटद्वार में 12 साल बाद हुए नगर उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रवीण भाटिया ने जीत